हाँ वो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा ब्लड रिलेशन हम लोग का सॉल्व हुआ था। शाबाश। तो कोई क्वेश्चन क्या मैंने घर के लिए भी दिया था क्या? दिया ना? बताइएगा भाई क्या था? क्वेश्चन हो गया था? मतलब अरेंजमेंट दिया था क्या कोई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज हम लोग नॉन वर्बल भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो बताइएगा क्वेश्चन क्या था जो मैंने घर के लिए दिया था? बोलिए। हाँ बोलते जाइए बोलते जाइए। एक संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ABCDEF तथा G हैं और इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है आगे बताइए। J एक गृहिणी और उसका पति एक वकील है। एक मिनट कौन गृहिणी है? जी ये तो हुआ है ना। जी एक गृहिणी है और उसका पति एक वकील है। अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा सर। तो एक काम करते हैं, हमने जी लिखा और जी के ऊपर बेटा इस तरह से लिख दिया गृहिणी। तो जी एक गृहिणी है और इसका पति जो है वो वकील है। तो इनका जो पति है वो वकील है। हमने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर और लिख दिया वकील है। ठीक है, इनका पति जो है बेटा वो वकील है। आगे बताइए। सी बी की पत्नी। अच्छा अगर सी बी की पत्नी है बेटा तो उसका मतलब ये है कि सी और बी पति पत्नी आपस में। तो ये पति पत्नी का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ा है, क्या वो इन डिब्बों में आ सकता है? क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी पहले से कोई लिखा हुआ है। तो सी बी की पत्नी है तो इसके लिए हमको अलग से एक पेयर बनाना पड़ेगा सर। तो मैंने सी यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया और इस प्रकार से कुछ बता दिया बेटा, इस प्रकार से कुछ बता दिया कि सी बी की पत्नी है। तो हमने इस प्रकार से ऐसे कह दिया कि सी बी की पत्नी है। तो ठीक है, पत्नी है तो पत्नी है तो ये पति होंगे, जाहिर सी बात है। मैंने इधर पे प्लस लगा दिया और इस पर भी प्लस लगा दिया। जी आगे बताएं। ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। वेरी गुड। ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। तो ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। तो बात कुछ ऐसी बन सकती है कि भाई जी और ये कोई पति पत्नी है आपस में। तो इन दोनों का बेटा अगर हम बी को बना दें, इन दोनों का बेटा अगर हम बी को बना दें तो बेटे की बेटी क्या ग्रैंड डॉटर हो सकती है? अच्छा होने को तो फिर ये भी हो सकता था कि ये दोनों पति पत्नी है, इनकी बेटी हम बना दें सी को, तो बेटी की बेटी वो भी तो बेटा ग्रैंड डॉटर होती है। जिस प्रकार से पोती को ग्रैंड डॉटर कहा जाता है उस प्रकार से नातिन को भी कहा जाता है। तो संभावनाएं अभी दोनों ही तरफ से हैं। तो चलिए हम फिलहाल एक तरफ की संभावना को भी लिखे दे रहे हैं और दूसरे तरफ की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम मन में कंसीडर कर लेते हैं। तो माना ये कि भाई इन दोनों का बेटा, हमने इसको बी को बना दिया और बेटे की बेटी क्या बताया गया था? ए एक इंजीनियर है तो मैंने ए पर सर इंजीनियर भी लिख दिया। तो ए एक इंजीनियर है और जी की ग्रैंड डॉटर है। जी आगे बताएं। डी सी के ससुर हैं और ई के पिता हैं। ओके, डी जो है वो सी के ससुर हैं। तो ठीक है, सी के ससुर हैं तो डी हम यहाँ लिख देते हैं। जो डी है वो सी के ससुर है और साथ ही साथ किसके पिता है बेटा? ई के। तो मैंने ई यहाँ लिख दिया और ई के पिता है। तो ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया ई के पिता है। तो ई को भी हमने संतान कह दिया। चलिए आगे देखिए, बताइए। सी एक डॉक्टर है और ई एक प्रोफेसर। वेरी गुड। सी एक डॉक्टर है और ई एक प्रोफेसर है। तो ई के ऊपर हमने प्रोफेसर लिख दिया। बहुत बढ़िया। आगे एफ बी का बेटा है और ए का भाई है। कौन? एफ बी का बेटा है और ए का भाई है। तो ठीक है, मैंने इस तरह से बना दिया कि जो एफ है उसको बेटा बना दिया, जो एफ है उसको बेटा बना दिया बी का। ठीक है, एफ बी का बेटा है, एफ यहाँ लिख दिया और किसका भाई है? ए का। ठीक है, चलिए इस प्रकार से सारी बातें हो गई हैं। अब बात आती है जेंडर की, प्लस माइनस की। अच्छा और भी कुछ बताया गया क्या? ए का भाई है। ठीक है, ए का भाई हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। जी चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब एक काम करिए सभी लोग, एक बात ध्यान दीजिए, हम कुछ बोल रहे हैं आप सामने देखते जाइएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो पजल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट जब पढ़ाई शुरू करते हैं उस समय उनके मन में एक कंफ्यूजन आता है कि सर ब्लड रिलेशन के ये जो अरेंजमेंट आपने बना दिया है ये हम कैसे बना पाए? हमें तो तरीका ही नहीं पता, हम कैसे बना पाए? तो ये कंफ्यूजन बना रहता है, डर बना रहता है। तो उससे आपको ही अपने आप को कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ेगा। तरीका ये होता है, जैसे गाड़ी होती है, मैंने बताया हुआ एग्जांपल। तो गाड़ी में क्या होता है कि जब आप गाड़ी कहीं सीखने जाते हो तो जो गाड़ी सिखाता है वो सबसे पहले गाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है या गाड़ी
का दरवाजा खोल के खड़ा हो जाता है और आपको बताता है, ओरली बताता है, ये देखो भाई ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ठीक है, ऐसे करते हो तो ये गियर लगता है, फिर पीछे करते हो तो 2 नंबर, फिर इधर जाते हो तीसरा, फिर उसके पीछे चौथा, रिवर्स इधर वगैरह वगैरह, और क्लच दबाते हैं तब गियर लगाते हैं, सारी बातें वो ओरल वर्बली बताता है। बताने के बाद में फिर क्या करता है, जो वो ओरल बताता है वो जानकारी आपको हमने लिखवाई थी, वो ओरल जानकारी होगी कि पूरा निर्देश आपको बता दिया कि वो उनके पिता है, वो उनकी माता है, वो उनकी बेटी है, वो वकील है, वो ये है, सब बता दिया। उसके बाद में क्या होता है कि मान लीजिए वो गाड़ी सिखाने वाले हम हैं, तो अब हमने क्या किया कि इस पूरी जानकारी के हिसाब से हमने पूरा अरेंजमेंट सामने बना दिया, गाड़ी आपके सामने चला दी। तो जब आप चला रहे होते, जब सिखा रहा होता कोई गाड़ी, तो जब गाड़ी कोई सिखाता है तो बगल वाली सीट पे आपको बैठाता है और आपको बताता है, देखो भाई हमने ये किया है, देखो आप क्लच दबा रहे हैं, देख लेना कैसे दबा रहे हैं क्लच, आप देखना ब्रेक ऐसे करेंगे, आप एक्सीलेटर ये करेंगे, बता देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि चलो अब हम हट गए, अब तुम चलाओ गाड़ी। बात सही है ना? तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, ये सर सब में होता है, हमेशा होता है। तो क्या होता है सुनिए, कि हमने पूरा अरेंजमेंट आपको बना दिया, मान लीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि सीखने का तरीका ये होता है बेटा कि आप एक एक पॉइंट को पढ़िए, सभी लोग एक एक पॉइंट को पढ़िए और देखिए क्या इस चित्र में उस पॉइंट को आप मिला पा रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं, क्या संतुष्ट करवा पा रहे हैं, क्या चेक करवा पा रहे हैं। जैसे कि पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा है ना कुछ लिखा है? चलिए, तो जैसे कि मैंने इसमें ये बोला था आपसे कि जी एक गृहिणी और उसका पति वकील है। देखकर बताइए क्या जी गृहिणी है, क्या उसका पति वकील है? बात सही है। दूसरा पॉइंट बेटा, सी बी की पत्नी है। देखकर बताइए क्या सी बी की पत्नी है? फिर बोला गया ए एक इंजीनियर है। देखकर बताइए क्या ए जहां पर भी लिखा है क्या ए इंजीनियर है? और जी की ग्रैंड डॉटर है बेटा, वही ए जो है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। तो आप मुझे बताइए क्या जी और डी ये दोनों पति पत्नी थे, इनका बेटा कौन था? बी। तो बेटे की बेटी क्या ग्रैंड डॉटर हुई कि नहीं? तो सर ए जो है वो जी की ग्रैंड डॉटर है। बात सही है। आगे बोला गया डी सी के ससुर है। देखकर बताइए कि जो डी है क्या बेटा वो सी के ससुर है? भाई सी और बी पति पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो सी जो कि एक महिला थी, उसका पति कौन था? बी। तो पति के पिता जो डी है क्या वो ससुर हो गए? डी सी के ससुर है और साथ ही साथ यही डी ई के पिता है। देखकर बताइए जो डी है क्या वो ई के पिता है? भाई ई अगर उनकी संतान है तो ये संतान बोलेगी क्या उनको? पिता ही बोलेगी नहीं बोलेगी? फिर बोला गया कि जो डी है बेटा, सॉरी सी जो है, सी एक डॉक्टर है और ई एक प्रोफेसर है। क्या सी एक डॉक्टर और ई एक प्रोफेसर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे बोला गया एफ बी का बेटा है। देखकर बताइए कि जो एफ है क्या उसको हमने बी का बेटा बनाया है? और साथ ही साथ बोला गया कि जो एफ है वो बी का बेटा है और यही एफ ए का भाई है। आप मुझे बताइए कि जो एफ है क्या वो ए का भाई दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा, हमने तो भाई लिखा ही नहीं। क्या है? सर हमने लिखा तो नहीं, पर आप कैसे कह रहे हो कि एफ ए का भाई है? बिल्कुल सर, सीधी सी बात है सर कि अगर एफ बेटा है और ए बेटी है तो क्या जो एफ है वो इसका भाई हो गया कि नहीं? सीधी सी बात है, भाई हो गया। अब पूरी कहानी को सुनकर पढ़कर मुझे ये बताइए सर कि हम ई के ऊपर जेंडर क्या लिखते हैं? मेल की फीमेल, महिला की पुरुष? बोलिए सर क्या लिखते हैं? नहीं तय नहीं कर सकते। क्यों? प्रोफेसर तो लिखा, पुरुष लिखो, क्या दिक्कत है? प्रोफेसर है तो सर प्रोफेसर एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए जो ई है वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। चलिए अब उससे आप फटाफट सवाल आप आंसर दीजिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन लिखने की नहीं हो रही, सामने देखिएगा, आंसर दीजिएगा। जो भी सी की बेटी है, क्या मिली? सी की जो भी सी की बेटी है वो ई की माता को क्या कहेगी? ई की माता जी को क्या कहेगी? बोलो बेटा क्या कहेगी? दादी कहेगी। पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए एक बात का जवाब और दे दीजिए। हम ऑप्शन भी लिख देते हैं बेटा, ऑप्शन भी लिख देते हैं। पहले ऑप्शन लिख देते हैं, बाद में हम सवाल बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन है बेटा भाई या बहन, और दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते। ये सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शन है मतलब।
फिर दिया हुआ है बहन, फिर दिया है बेटा पिता, और फिर दिया है माता, और फिर दिया है भाई। ऑप्शन बढ़ाते चले जाते हैं। हनुमान जी की पूंछ हो गई है। इसके अलावा माता हो गया, हाँ माता हो गया, बहन भी हो गया, भाई भी हो गया, हाँ। इसके अलावा है बेटा दादी, ठीक है, और 8वां भी दिया है, इनमें से कोई नहीं। ये हमको ऑप्शन दिए गए भाई। ऑप्शन जितने मर्जी हो लिखते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हमको केवल ऑप्शन बताइएगा, बस क्वेश्चन को सुनना ध्यान से भैया। लास्ट में वो मत ध्यान से सुनना है, मतलब ध्यान मतलब ध्यान सुन। ये पूछा गया कि बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। बी फॉर बॉल, बी का ई से क्या संबंध है? ऑप्शन बताइए। हाँ भाई ऑप्शन बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ भाई पहला, बढ़िया भाई। बी का ई से क्या संबंध है? और आंसर है छठा। आपके सामने हमने मिठाई जानबूझ के रखी थी, जिससे कि तुम सीधे मिठाई पे टूट पड़ो। मतलब हमने पहला ऑप्शन जानबूझ के ऊपर भाई या बहन रखा था, जिससे कि तुम जल्दबाजी करो। ध्यान से सुनिएगा, ई के बारे में नहीं पता कि ई लड़का है कि लड़की, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो ई जो है वो भी संतान है डी की, और जो बी है वो भी संतान है बी की, सॉरी डी की। क्या बात सही है? तो इस स्थिति में ये दोनों होंगे तो भाई बहन, ये भाई भाई होंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि सर बताइए कि बी का ई से क्या संबंध है। तो बी का ई से क्या रिलेशन है, बी का ई से क्या संबंध है? तो बेटा जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताते हैं, तो फिर बताते किसका? बी का। बी क्या लग रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, चाहे ई लड़का हो चाहे लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी को क्या कहेगा? बी को तो भाई कहेगा। क्या बात सही है? तो अगर पूछते हैं कि बी का ई से क्या संबंध है, तो जो बी है वो निश्चित है कि भाई है। अगर पूछते हैं कि ई का बी से क्या संबंध है, अब आंसर क्या आएगा बेटा? भाई या बहन। एक बात का जवाब और दे दीजिए आखिरी में, एक बात का जवाब सर। इस परिवार में अधिकतम कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अधिकतम कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। मतलब एक ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है 3, और एक अगर ये भी हो जाए तो 4। क्या बात सही है? एक आखिरी बात, हालांकि आखिरी था वो, लेकिन अभी मन में आया तो एक बात पूछ लेते हैं। बताइएगा, यदि बी ई का इकलौता भाई है, ध्यान से सुनना, यदि बी ई का इकलौता भाई है, ई का इकलौता भाई है, तो बताइए कि ई का जी से क्या संबंध है? तो बताइए कि ई का जी से क्या संबंध है? फिर से सुनिएगा, यदि बी ई का इकलौता भाई, यदि बी ई का इकलौता भाई है, तो बताइए कि ई का जी से क्या संबंध है? हाँ भाई, आंसर है तय नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। फंड से लग रहा होगा कि पुत्री होगी। ये आपको जो हमने पहले जानकारी दी है वो केवल भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी है। सुनते जाइएगा, हमने आपसे ये बोला कि यदि बी ई का इकलौता भाई है, ओनली ब्रदर है। अगर बेटा बी ई का इकलौता भाई है, तो मन में ऐसा आया कि सर जी अगर ये इकलौता भाई है इसका मतलब फिर वो बहन ही होगी। मन में ऐसा आया, जबकि गलत आया। गलत क्यों आया बेटा? कि अगर आप ई को थोड़ी देर के लिए मान लेते हो कि ई एक लड़की है, मान लो लड़की है, तो ठीक है ये लड़की है ये लड़का है, तो बी जो है वो इकलौता भाई दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मान लेते हैं कि जो ई है वो एक लड़का होता तो ई एक लड़का है मान लो, तो ई से हम पूछ रहे हैं, हम ई से पूछ रहे हैं कि ई ये बताओ तुम्हारे कितने भाई? ई से पूछ रहे हैं कि ई ये बताओ तुम्हारे कितने भाई? तो ई क्या कहेगा? सर मेरा एक ही भाई है। वो कौन है? बी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमने ई से पूछा कि ई ये बताओ तुम कितने भाई? तो अगर ई को आप लड़का डिक्लेयर कर देते हो, अगर कह देते हो कि ई एक लड़का है, तो सवाल दो बनते हैं कि अगर मैंने पूछा कि ई तुम्हारे कितने भाई हैं, ई तुम्हारे कितने भाई हैं, तो सर मेरा एक ही भाई है। कौन है वो? बी है।
और दूसरा सवाल कि ई तुम कितने भाई हो, दो बताएगा। तो आप बताइए अगर ई को लड़का कह भी दिया तब भी तो जो बी है वो क्या इसका इकलौता ही भाई है कि नहीं? जो बी है क्या वो ई का इकलौता ही भाई है कि नहीं? तो इसका मतलब जो ई है वो एक लड़का भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि ई लड़का भी हो सकता है और बेटा लड़की भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो ई है वो जी का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग टॉपिक शुरू करें नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल स्टार्ट करना है। चलिए शुरू। देखिए ना नॉन वर्बल पैटर्न क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, इसमें क्या सॉल्व करना होता है, समझिएगा। आभाषिक तर्क शक्ति बोलते हैं इसको, नॉन वर्बल रीजनिंग को आभाषिक। भाई भाषा होती है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, ये सब भाषा होती है, लेकिन इसमें कोई भी भाषा का यूज नहीं होता है, केवल चित्र बनते हैं, केवल चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसको आभाषिक कहते हैं। तो आभाषिक तर्क शक्ति या नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा इसमें होता क्या है, केवल चित्र बनाए जाएंगे और क्या आंसर देने। अब ये कितने प्रकार की होती है, पहले मैं जल्दी जल्दी बोल बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं एग्जांपल के साथ में शुरू करूंगा। होता है इसमें ये है कि सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि जैसे मान लीजिए आपको वो कोई 3 चित्र देगा, एक श्रृंखला चल रही है, कोई 3 डायग्राम देगा और कहेगा इसका अगला चित्र क्या होगा। तो आपको देखना होगा कि चित्रों में पैटर्न क्या चल रहा है, ये चीज एक एक करके बढ़ रही है कि कम हो रही है, कहां घूम रही है, कहां नहीं घूम रही है, तो अगला क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि भैया इन दिए गए 4 चित्रों में से अलग कौन सा लग रहा है। फाइंड ऑड वन, विजातीय छांटिए, विषम पद छांटिए, तो 4 में से अलग कौन सा लग रहा है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नॉन वर्बल में ही एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिए गए चित्र को पूरा करिए, तो कहीं पर कुछ छूटा हुआ होता है, उसको पूरा करिए, एक ये पूछा जाता है। इसी में बेटा एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि दिया गया चित्र किस विकल्प में निहित है, छुपा हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये भी पूछा जाता है। और इसी में एक सवाल ये भी पूछा जाता है बेटा आपको कि बताइए कि जैसे बोल दिया गया आपसे कि ये दो, इसका जो संबंध इससे है वैसा ही संबंध इस चित्र का किससे है। तो ये जो भी बातें हमने कही है उन सबको हम जल्दी से प्रैक्टिकली बता भी देते हैं। और मिरर इमेज, हाँ सॉरी इसमें अभी तो वो रह गया, मिरर इमेज और वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये भी इसी में आता है। इसके अलावा आपका कागज को काटना और कागज को मोड़ना, ये पूरा एक चैप्टर होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे उन्होंने एक इस प्रकार से स्क्वायर या वर्ग दे दिया, मान लो एक स्क्वायर एक वर्ग दे दिया है, ठीक है। अब आपको इस वर्ग को अपने हिसाब से बांटना है। आपने काम किया बेटा, इसको 8 हिस्सों में बांटा, 8 हिस्सों में आपने बांट दिया इसको। ये 8 हिस्से बटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। एक गोला कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 का होता है। और अगर 360 का होता है तो इसमें 8 का भाग दे दो, तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का, 45 का। तो आप ये कहना चाहेंगे कि सर हर एक सेगमेंट जो है 45 डिग्री का होगा, हर एक टुकड़ा जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। क्या ये बात सही है बेटा? हर एक टुकड़ा 45 का होगा, हर एक टुकड़ा 45 45 45। तो अगर कोई इंसान अभी मान लो इधर की ओर मुंह करके देख रहा है, मतलब कि इस तरफ, इस जगह पे बेटा फेस करके बैठा हुआ, इस तरफ मुंह करके देख रहा है। अगर मैं इस मार्कर की बात कर लूं, इसका जो पॉइंट है, उसकी जो ऊपर निब है, अगर मैंने इधर पे कर रखी है और थोड़ी देर बाद हम इधर से इधर पहुंचा देते हैं, थोड़ी देर बाद हम इधर से इधर पहुंचा देते हैं, तो कितने डिग्री घूमे? 45 45। कितने डिग्री घूमे बेटा? 90 डिग्री घूमे। अच्छा, अगर इधर की तरफ घूमे हैं तो ये इधर की तरफ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, या इसी को कहते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणावर्त दिशा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, या कह सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा या घड़ी के घूमने की दिशा। घड़ी की सुई की दिशा कह लो, सुई की दिशा कह लो, या फिर घड़ी के घूमने की दिशा कह लो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये होता है दक्षिणावर्त, जब इधर घूमते हैं। अच्छा, मान लो मेरा चेहरा इधर होता और इधर की तरफ घुमाते तो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात सही है? अच्छा, ये हुआ कि अभी हम जो है भैया मेरे, अभी हम इधर पे देख रहे थे, इधर साइड में मान लो इधर देख रहे थे, और अगले ही पल हम बेटा इधर देखने लगे। अभी इधर देख रहे थे और अगले चित्र में हमने क्या किया, इधर देखने लगे। तो बेटा इधर से इधर तक घूमते हुए आए हैं, तो आने को हालांकि तुम ये भी कह सकते थे सर जी अगर इधर से घूमते हुए आए हो तो ये क्यों नहीं मान रहे हो कि पीछे से घूम के आ गए।
वो भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, आप दोनों ही बातें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राथमिकता आमतौर पर उस चीज को देते हैं जो थोड़ी सी छोटी या पास की बात होती है। अगर आप देखोगे तो ये रास्ता थोड़ा छोटा है, ये रास्ता काफी बड़ा पीछे वाला। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने कहा कि सर अगर इधर देख रहे थे तो अगले ही पल हम इधर पहुंच गए, तो इधर से इतना घूमे, इतना मतलब कितना 135 135 डिग्री। कैसे कह दिया आपने सर? 45 45 45 बेटा कितने डिग्री हो गया? 135। कहां पर? क्लॉकवाइज घूमे कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है। अच्छा, कोई इंसान अभी इधर देख रहा था और अगले ही पल इधर उल्टा देखने लगा, यहां से ठीक यहां आ गया, कितने डिग्री? 180 डिग्री। क्या बात स्पष्ट है? चलिए बात को शुरू करते हैं, आइए सवाल लगाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया और हम लोगों को कुछ चित्र बनाकर दिए गए, हम लोगों को कुछ चित्र बनाकर दिए गए। किस प्रकार से बनाकर दिए गए? जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 खाने बनाए गए और अगला हमसे पूछा गया कि भाई अगला क्या बनेगा। यहाँ पर पूछा गया कि अगला क्या बनेगा, ठीक है। अब इसमें बनाया क्या गया वो समझो बेटा। बनाया कुछ इस प्रकार से गया है इसमें कि इन्होंने हमसे ये कह दिया कि इधर पे एक चिन्ह लिखा है, सिंबल है @ का, यहाँ पर एक निशान है बेटा, इसको डॉलर कह दिया। अच्छा, अगर निशानों के नाम आपको पढ़ना या याद रखना नहीं आता है, आपको लगता है कि सर ये आपको नाम नहीं याद है, आप @ बोलते हो, हमें नहीं पता क्या बोलते हैं, अरे तो आप अपने देसी तरीके से बोलो ना कि ए के ऊपर बोला, नहीं समझे? हाँ, इसको बोल दो कि एस को काट दिया या संजय सर को भी इससे काट दिया, ऐसे कह दो, है ना? आप कह सकते हो जो आपको ठीक लगे। यहाँ पर कॉपीराइट का साइन हो गया, सर ये हैश का निशान बना दिया। आप जैसे मर्जी हो देसी तरीके से याद करो, कुल मिला के निशान को पहचान देनी है। और बीच में एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बना था, ठीक है। अगले में क्या हुआ? अगले में इन्होंने बेटा यहाँ कॉपीराइट बनाया बेटा, यहाँ पर @ बना दिया, यहाँ बचा डॉलर बना दिया, सर यहाँ पर हैश बना दिया और इन्होंने जो बीच का ट्राइंगल था, मतलब जो ट्राइंगल था उसको इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है। फिर अगले में क्या किया इन्होंने? अगले में बेटा इन्होंने यहाँ पर हैश कर दिया, यहाँ पर कॉपीराइट दे दिया, यहाँ पर @ दे दिया। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, बिल्कुल पहले सवाल से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल सरल वाले से, ठीक है। देखने में भी लग रहा होगा सर बहुत सरल है, और जैसे ही हम अगला पूछेंगे आपके अंदर से तुरंत आवाज आएगी, आंसर भी आ जाएगा, ठीक। अगले में क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर बेटा डॉलर दिया, डॉलर के बाद यहाँ हैश दे दिया बेटा, यहाँ पर कॉपीराइट दिया, दिस इज @ एंड दिस इज ट्रायंगल। और हमसे पूछा अगला क्या होगा? हमसे पूछा अगला क्या होगा? क्या होगा? पहले वाला है। कैसे चल रहा है? तो इससे एक बात समझ में आई कि सर ये पैटर्न क्या चल रहा है। सर ये पैटर्न ये चल रहा है कि पहले वाले इस चित्र में अगर देखें, सर इस वाले चित्र में देखें तो @ इस कोने पे था, अगले में देखा तो @ इस कोने पे आ गया बेटा, इधर से इधर पे आ गया, यही तो हुआ है। इस कोने से इस कोने पे आ गया तो कितने डिग्री घूमा? सर इस कोने पे था, इस कोने पे आ गया। अगर मैं इधर से आपको याद दिलाऊं, थोड़ी देर पहले वाली बात याद दिलाऊं, तो कोई चीज अगर इधर पे थी और इधर से इधर आ गई तो कितने डिग्री घूमी? 90 डिग्री घूमी। सर 90 डिग्री घूमी। सर ये क्लॉकवाइज घूमी कि एंटी क्लॉक घूमी? क्लॉकवाइज। साहब आपने कहा 90 डिग्री घूमी, @ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा अगले, अब यहाँ इस चित्र से अगले चित्र में जाओ, जब इस चित्र से अगले चित्र में जाओगे तो ये जो @ यहाँ पर था वो नीचे आ गया, आया कि नहीं? अगले में पहुंचे तो ये @ जो है वो इधर से इस कोने पे आना चाहिए, देखो इस कोने पे आ गया कि नहीं आ गया? अगले में जाएंगे तो ये जो @ है आपकी बात इसके ऊपर वाले कोने में आना चाहिए। क्या भैया, क्या @ सर यहाँ पर आ जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये @ जो घूम रहा है, क्या उसी हिसाब से बाकी के भी सारे चिन्ह घूम रहे हैं? @ के बाद का निशान क्या लगेगा? डॉलर। और डॉलर के बाद नीचे क्या लगेगा बोलो? हैश। और इधर क्या लगेगा? अच्छा अब बात करते हैं बीच में जो ट्राइंगल है, जो बीच में त्रिभुज है। अभी इसमें त्रिभुज देखो, इसमें जो शीर्ष है, जो वर्टेक्स है, जो इसका शीर्ष बिंदु है या इसकी जो नोक है ऊपर की, वो ऊपर है ना। अगले में देखो ये त्रिभुज पलट गया, फिर अगले में त्रिभुज ऊपर हो गया, फिर अगले में त्रिभुज नीचे हो गया। अब की बार कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या बेटा, वो यही होगा कि नहीं? बात सही, ठीक। एक तो ये बात ये हो गई, एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक हम लोगों ने ये समझा कि सर अगला क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल एक एक करके घूम रहे थे, आसानी से आंसर आ गया। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो नॉन वर्बल रीजनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि अब आपके 90% पेपर ऑनलाइन होते हैं, नहीं होते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो आप एसएससी दे, चाहे कोई भी दे, तो ऑनलाइन होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता क्या है कि जब ऐसे पहले ऑफलाइन होता था तब तो हम आपको बता देते थे क्या मेथड चलता है,
लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा चीजें अलग होती हैं। तो ऑनलाइन में बस इतना सा होता है कि थोड़े सवाल सरल कर दिए गए हैं, तो आप उनका पैटर्न देख लेना, और पैटर्न देखने के बाद में आपको जो वो रफ शीट देते हैं, रफ करने के लिए कागज देते हैं, नहीं देते, कच्चा कार्य करने हेतु, याद है? हाँ, उसमें आप इस तरह से बना लेना, और आपको जो लगता है कि घूमकर ये यहाँ आ जाएगा तो आप बस उसके चिन्ह बना देना। और आपको बता दें मजे की बात है, अच्छी बात, बैंकिंग को छोड़ दीजिए, बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ दीजिए, बाकी सब में जो नॉन वर्बल आती है, बैंकिंग में पहले आती थी, बंद हो गई जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था। तो बैंकिंग के एग्जाम के अलावा जितने भी एग्जाम है सभी में लगभग नॉन वर्बल आती है। और एक मजे की बात आपको बताएं, आप जैसे ही चिन्ह बनाएंगे, ऑप्शन को अपने हिसाब से चित्र को बनाना शुरू करेंगे, तो आप केवल आधा चित्र ही बना पाओगे, आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब उस समय स्टूडेंट जो होता है वो एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं। स्टूडेंट जो होता है वो एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, सर जी हम पूरा बनाएंगे, और जब पूरा चित्र बना लेंगे तब मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अरे मेरे भाई, जब आधा मिलाने से ही आपका आंसर मिल गया है और ऑप्शन वही एक बन रहा है, तो आप पूरा चित्र क्यों बना रहे हो सर? पूरा बनाने के बाद केवल और केवल आपकी अपनी काबिलियत सिद्ध हो पाएगी, हाँ हमने देखो बना लिया। तो आप मुझे बताओ, आपको काबिलियत दिखानी है कि टाइम बचाना? सर टाइम बचाना। तो ये सही बता रहा हूँ, स्टूडेंट एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिद्दी होता है कुछ मामलों में। शब्द आपको नेगेटिव लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा कि गुरुजी देखो कैसे बोल रहे हम लोग, ऐसा लग रहा होगा कि हमको आप जिद्दी कह दे रहे हैं, सनी देओल बना दिया आपने, जबकि ऐसा कुछ नहीं, अच्छा ही बनाया, हीरो बनाया, कुछ गलत तो नहीं बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि यही स्वभाव हमको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। हम थोड़ी सी चीजों में आइडिया लगा लें कि ऑप्शन कौन सा होगा, हमको सबसे पहले एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये तो एक हो गया। एक वैरायटी और कौन सी बनती है बेटा, ध्यान देखना, ये तो हो गई लगातार वाली कि अब क्रम से चीजें बदल रही है। एक वैरायटी और कौन सी बनती है वो देखना बेटा, एक वैरायटी और कौन सी बनती है वो देखिएगा सर, एक वैरायटी और कौन सी बनती है बेटा वो देखिएगा, समझिए। हमको उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वाले में इन्होंने क्या किया कि यहां पर इन्होंने लिखा है, मान लेते हैं 5, यहां लिखा है बेटा 6, ये लिखा है 4, ये लिखा है 3, और ये बीच में लिख दिया है इन्होंने, मान लेते हैं चिन्ह बना दिया है $, ठीक है। अगले वाले चित्र में इन्होंने क्या किया बेटा, अगले वाले बच्चे इन्होंने क्या किया, यहां लिखा 5, ठीक, और सर यहां लिखा 6, ये लिखा 4, और सर ये लिखा 3, और बीच में जो चिन्ह था वो $, का ही रखा, ठीक है। अगले वाले में इन्होंने क्या किया, समझिएगा सर, अगले वाले में बेटा इन्होंने क्या किया कि यहां पर लिखा बेटा, यहां पर लिखा इन्होंने 3, यहां पर लिखा 5, यहां पर लिखा 6, और यहां पर लिखा 4, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर ये बराबर बराबर घूम रहा है, लेकिन अगर नोटिस करेंगे तो जो एंगल है कोण वो बढ़ रहा है धीमे धीमे। हाँ, अगले में देखिए बेटा, अगले में देखिए क्या हुआ है, अगले में क्या किया इन्होंने, अगले में बेटा ये किया गया है, अगले में ये किया गया है कि अगले में ये किया गया है कि जो 3 है उसको यहां लिखा, ठीक है, 3 को यहां लिख दिया, और जो 5 है उसको यहां पर लिखा, और जो 6 है उसको यहां पर लिखा, और जो 4 है उसको यहां पर लिख दिया। और यहां, हाँ इसकी बात सुन लो, इसमें बीच में इन्होंने चिन्ह बनाया था, इसमें बीच में इन्होंने चिन्ह बनाया था, वो था हैश, ठीक, और यहां पर एक चिन्ह बनाया गया बेटा, वो भी है हैश, बात समझ में। अच्छा, बीच का जो चिन्ह है $, देखो 2 बार आया, और 2 बार आने के बाद हट गया, फिर कोई नया आया, वो भी कितनी बार आया, 2 बार। अब जो आएगा वो यही हैश आएगा कि कोई नया आएगा, नया आएगा, ये बात तो सही है सर। हमारा जो भी आंसर होगा उसमें जो बीच में सिंबल होगा, बीच में जो चिन्ह होगा बेटा वो नया होगा, कोई भी नया हो सकता है। अब नया में आपको वो डेल्टा दे दे, ट्रायंगल दे दे, कुछ भी दे दे, व्हाटएवर। अब आपको एक बात बताते हैं सर, ये घूम कैसे रहा है, तरीका देखना, तरीका देखना बेटा, नोटिस करना इस बात को कि हम सभी जानते हैं कि सर ये और इधर पे होता है, फिर इधर पे भी होता है सर, इधर पे भी बेटा, और उसके अलावा बच्चा इधर पे भी होता है, फिर सर इधर पे भी होता है, इधर पे भी होता है। ये हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का बेटा, 45 का होता है। ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सब जानते हैं। तो अभी मैंने ये कहा आपसे, चलो 5 को ही पकड़ लेते हैं, 5 को ही पकड़ लेते हैं। तो अभी हम आपसे ये कह रहे हैं कि 5 यहाँ पर है ना, अगले में देखो 5 यहाँ ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया बेटा, यहां से ऊपर पहुंच गया। तो अगर यहां से ऊपर पहुंच गया, यहां से ऊपर पहुंच गया, यहां से ऊपर पहुंच गया, तो कितने डिग्री, 45। तो आपने कहा सर जब यहां से यहां कहानी घूमी है तो 45 डिग्री घूमी है, क्या बात सही है। अब चेक करना, केवल 5 को ही पकड़ते चलो पूरे में,
बाकी सबको मत निभाओ, केवल 5 को ले लो। अब आप इसमें 5 को देख रहे हो, ऊपर दिख रहा है, और अगले में 5 यहाँ दिख रहा है, तो बेटा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बेटा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। भाई क्या ऊपर बच्चा यहाँ हो गया, बेटा ऊपर से यहाँ हो गया कितने डिग्री? सर ऊपर से यहाँ पहुंच गया, तो ये जो 5 है वो ऊपर से इधर पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ कितने डिग्री बेटा? 90 डिग्री। क्योंकि जो एक भाई साहब घूम रहे हैं सभी उसी रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, सभी उस हिसाब से घूम रहे हैं। अच्छा अब इसमें देखो 5 आपको यहाँ दिख रहा है, और अगले में जो 5 दिख रहा है बेटा वो इधर दिख रहा है। यार था इधर और अब की बार हो गया इधर, मतलब क्या कि अब इस पे चेक करके देखो कि 5 आपका इधर पे था, इधर मतलब इधर पे था। अब इधर मतलब देखो ये जो एरो देखो, ये तीर का निशान देखो, और ये तीर का निशान देखो, ये तीर का निशान देखो, और ये तीर का निशान देखो, ये वाला एरो देखो और ये वाला एरो देखो, क्या बिल्कुल एक ही पोजीशन पे है? और अगले वाले में वो तीर का निशान इधर पहुंच गया, इधर मतलब कि इधर पहुंच गया, तो इधर से इधर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बेटा इधर से इधर तक पहुंचा, तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, कितना हो गया टोटल? 135। तो हमने कहा कि सर इधर से जब इधर पहुंचे तो 135 डिग्री, 135 डिग्री घूमा, तो यार एक सीरीज बन गई है। तो 45 90 135, क्या ये 45 बढ़ता जा रहा है? अब की बार जो होगा वो कितने डिग्री? 180 डिग्री। बस यही बात सीखनी थी हमको कि सर 180 डिग्री घूमेगा। तो हमने कहा सर आंसर तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर तो सब हम बना लेंगे। 180 डिग्री का मतलब होता है, मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आप उससे कहिए कि सर 180 डिग्री घूम जाइए, तो मेरा चेहरा अगर सामने तो ठीक पीछे हो जाएगा। चाहे मैं इधर से घूम के जाऊं और चाहे मैं इधर से घूम के जाऊं, मेरा चेहरा ठीक पीछे हो जाएगा। तो बात सही है। तो ठीक आमने सामने बदलाव होगा, तो जो 5 यहाँ बैठे हैं क्या वहां पहुंच जाएंगे? तो वो 4 थे वो इधर आ जाएंगे, यहाँ 6 था तो यहाँ कौन पहुंच जाएगा? 3, और यहाँ कौन आ जाएगा? 6। क्या बीच में हैज ही बना रहेगा क्या? नहीं सर, कुछ नया आने वाला, नया कुछ भी आ सकता, मान लेते हैं @ क्या बात सही है? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको 2 ऑप्शन दिए पेपर में। अब ये देखना यहाँ पर भी एग्जामिनर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बेटा। एक विकल्प ऑप्शन में एक मतलब पेपर में एक ऑप्शन ये दिया गया जो वो बना है, और पेपर में एक ऑप्शन आपको दिया गया बेटा ये वाला, और एक ऑप्शन सॉरी ये वाला, और पेपर में एक ऑप्शन दिया गया आपको ये वाला। अब एग्जाम में चूंकि हम लोग जल्दी में होते हैं, तो जल्दी में हम ये देखते हैं कि सर 3 5 6 4 दिख रहा है, हम मैच हो गया, बस सही है। अब आप बता दो ऊपर वाले और नीचे वाले में सही कौन सा है? सर नीचे वाला सही। क्यों भाई? नंबर तो सेम है ना, क्या दिक्कत क्या है? सर चेंज है, बीच में जो सिंबल है चिन्ह है सर वो बदला। क्या आपके हिसाब से कोई नया चिन्ह आना चाहिए था? और उसमें तो वही हैज ही बना हुआ है। तो आंसर फाइनली क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा बेटा? क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अगर डॉलर हो तो डॉलर आएगा। हाँ नहीं समझे नहीं, ऑप्शन में क्या देता है डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। चलिए सवाल है। हाँ तो जो भी ऑप्शन में देगा वो डिपेंड करता है। हमें नया सिंबल रखना तो मैंने ये रख दिया, कुछ और देख सकता हूँ, है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब पूछा जाता है आपसे कि दी गई आकृति जो है ये किसमें निहित है? लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो। बताइए प्रश्न में दी गई आकृति, बताइए प्रश्न में, बताइए प्रश्न में दी गई आकृति, 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 प्रश्न में दी गई आकृति किस विकल्प में निहित है? किस विकल्प में निहित है? किस विकल्प में निहित है? किस विकल्प में बेटा निहित है? किस विकल्प में निहित है? जो आपने निहित लिखा है वहीं पर कहीं कोने में छोटा सा लिख लो छुपी हुई है, ठीक है। जो आपने निहित लिखा है उसी में वहीं कहीं कोने में लिख लो छुपी हुई है, छुपी हुई है, शामिल है, इस तरह से, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, अब तीसरा ऑप्शन।
ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई कि हम स्केल से खींच नहीं रहे, अंदाजे से काम चल रहा है तो काम चला लेना, तुम लोग एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक बेटा। तो ये हमको दिया गया, ये तीसरा ऑप्शन है बच्चा, और ये हमको दिया गया है चौथा ऑप्शन। ये बेटा हमको दिया गया है चौथा ऑप्शन, ये हमको दिया गया है चौथा ऑप्शन। ये दिया है बेटा चौथा ऑप्शन। और हमसे पूछा गया है कि दिया गया प्रश्न जो है, प्रश्न में जो आकृति है वो किस विकल्प में छुपी हुई है, शामिल है, बोलिए सी। देखने में तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे इस दिए गए क्वेश्चन में कहीं पर एक थोड़ी सी तिरछी लाइन भी है, तो वो तिरछी लाइन होना जरूरी है। तो वो पहले में तो कहीं है ही नहीं, इसलिए तो उसको हटा ही देंगे। अब बात आती है ये अब पेपर में चेक कैसे किया जाए। तो जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तो हम बच्चों को सिखाते थे, उस समय ये बताते थे कि बेटा आप लोग एक काम करना कि जैसे पेपर आया है ब्लैक कलर की इंक से छपा हुआ, आमतौर पे पेपर जो है वो काले रंग की स्याही से छुप के आता है, तो आप नीला पेन लेके जाते हो, तो आप एक काम करना कि जो आपकी बुकलेट है उसमें जो ऑप्शन बने हुए हैं, विकल्प बने, उनमें जो विकल्प आपको ठीक लग रहा है उस विकल्प में अपने नीले पेन से आप उस जगह को गाढ़ा कर दो, डार्क कर दो, ओवर राइटिंग कर दो, जो आपको लग रहा है कि इससे बन जाएगा आप उसमें कर दो, और जिसमें आप गाढ़ा करने में सफल रहे वही आपको ऑप्शन सही होगा। लेकिन वो होता था तब जब ऑफलाइन पेपर होता था। सर अब ऑनलाइन है, अगर कंप्यूटर में उनके पेन चलाओगे मारे अलग से जाओगे और पेनल्टी हो जाएगी वो अलग, तो इसलिए वहां तो मामला बेकार है। तो क्या किया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको करना ये है बेटा कि आपको अपनी स्क्रीन पे देखना है, जो सामने स्क्रीन बनी हुई है उसमें पेन मत चलाना, पेन का ढक्कन ही बंद कर लेना, कैप ही बंद कर लेना, समझ लो, पेन का ढक्कन बंद करके और तब पेन को ओवर राइटिंग करना अपने हिसाब से, अंदाजे से कि क्या हम ये लाइन खींच पा रहे हैं। आपके उसी स्क्रीन पे बगल में ऑप्शन भी छपा हुआ है, तो आप कैसे वो ओवर राइटिंग करोगे वो देखो बेटा। जैसे हमने ये कहा कि सर ये विकल्प सही है, तो अगर ये विकल्प सही है तो इसके अंदर ये आकृति छुपी होनी चाहिए। आइए देखते हैं छुपी है कि नहीं बेटा, ठीक है। लाइन थोड़ी सी तिरछी चली गई, इसको सीधे जाना चाहिए था। चलो हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ी सही कर दे रहे हैं इसमें। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास मार्कर है और ये बोर्ड ऐसा है कि इसमें हम बिगाड़ सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। मास्टर साहब बनने के देखो कितने फायदे होते हैं जीवन। तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग पेन से नहीं बिगाड़ पाओगे, नहीं बिगाड़ पाओगे। चलो क्या, तो आइए ओवर राइटिंग करते हैं। तो हमको ये चीज इसमें दिखानी है, दिखा लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है सर। देखिए हमने काम किया बेटा कि जैसे हमने डार्क करना शुरू किया, हमने यहाँ पर लाल रंग से कर दिया, ऐसे ऊपर लेके गए, फिर बेटा रेड कलर से यहाँ लेके आए, बच्चा यहाँ लेके आए, फिर इसको भी हमने ओवर राइटिंग किया, फिर इसको भी यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके आए और यहाँ लेके आए। आप जो लाल रंग से बना हुआ दिख रहा है, लाल रंग से, क्या ये जो दिख रहा है ये इसके जैसा ही है? इसके जैसा ही है। तो हमने केवल लाइन के ऊपर ही लाइन खींची है, कोई लाइन हमने अपने मन से जबरदस्ती की तो नहीं बनाई, मतलब जो बनी थी उन्हीं में से मतलब की दूरी हमने तय कर ली, मतलब की दूरी तय कर ली। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो गया? तीसरा। अच्छा, अगर आपको किसी के मन में ये आ रहा है कि सर जी आपने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं चेक किया, तो क्या एक बार करके बता दे चेक। देखो दूसरा ऑप्शन अगर चेक करते हो तो गलत कैसे हो जाएगा ये देखना। जैसे मान लो आपने कहा कि सर हमने ये खींच लिया, मान लो ठीक है, ये खींचने के बाद इधर चले गए, अब आप जहां से बताओ वहां घूम जाए, या ऊपर चले जाओ या सीधे चले जाओ, बताओ कहीं कोई डिजाइन बन पाएगी? कहीं ले जाओ, क्या ये वाली चीज पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दो लाइनें ये पैरेलल है, समानांतर है, ये तो वहां है ही नहीं कहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा? बेकार है। तो आंसर क्या होगा फाइनली, बोलो बेटा? थर्ड वाला। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आज जो भी है इसमें नोट करने वाला कुछ भी नहीं है आपके लिए, मेरी बात समझिएगा। आज केवल और केवल आप समझिए कि नॉन वर्बल कितने प्रकार की होती है। आपको ने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवा जरूर दी है कि दी गई आकृति किसमें निहित है, बस उसको लिखे रहने दो, नोट कुछ मत करना बेटा। नोट करने आज काम है ही नहीं, आज जो है वो आपको केवल और केवल समझना है। तो तरीका देखना। एक इसी में प्रश्न और पूछा जाता है कि आपसे उन्होंने ये कहा बेटा कि आपसे उन्होंने ये कहा बच्चा कि आप बताइए कि ये आपको एक क्वेश्चन में कुछ चित्र दिए गए हैं, एक क्वेश्चन में कुछ चित्र दिए गए हैं और आपसे बोला गया कि ये जो चित्र हैं इनको मिलाकर कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक, कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? तो पहला विकल्प सुनो, मतलब देखो, सॉरी
पहला विकल्प वो क्या दिया गया है, उसमें कहा गया है, पहले विकल्प में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक ये बनाया गया और फिर ये बना दिया गया बेटा, और उसके बाद में फिर इन्होंने ये बना दिया। आप बताओ क्या ये वाला ऑप्शन इन तीनों से बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? इसमें ये स्क्वायर है, वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर, और ये क्या है? भाई आया था बेटा, इसकी देखो चारों भुजाएं बराबर हैं और इसमें क्या है, ये समझ आ रहा है? तो इसलिए बेकार है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, दूसरे ऑप्शन में कहा इन्होंने कि सर ये इस प्रकार से बना है, ऐसे ये बना है, और उसके बाद में फिर इन्होंने बस इतना ही बना है। बताओ क्यों नहीं बन सकता? बोलो, नहीं है ना सर्कल, हटाइए सर, कोई बात नहीं। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा हमसे कि सर ये बना हुआ है इस प्रकार से त्रिभुज, ये बना है बेटा इस प्रकार से एक आकृति, ठीक है, और सर ये बना हुआ है इस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक चीज आपको बता दें कि सर इसमें जो आकृति का आकार है वो मैटर नहीं करता। जैसे मान लो इसमें गोला थोड़ा छोटा बना है, सपोज त्रिभुज छोटा बना है, और यहाँ पर त्रिभुज बड़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ पर आपको केवल और केवल देखना कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, बस इतना देखना। क्या इसी यही आकृति यहाँ पर है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए चाहे छोटी हो जाए, तो यहाँ आंसर सही। ठीक, चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इन्होंने आपसे एक चीज और पूछी, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो आपको शीट मिलेगी तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखिएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन बना हुआ है ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बना है बेटा ये, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बना है, ये समझ जाओगे? हाँ, और तीसरा ऑप्शन बेटा बना है ये, तीसरा ऑप्शन बना हुआ है ये, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो बना है बेटा, चौथा ऑप्शन जो बना हुआ है वो ये बना है, चौथा ऑप्शन जो बना है वो ये बना हुआ है। इनमें से आपको बताना है अलग कौन सा। तो ये है चौथा, ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। बोलो बेटा ये क्या है, अलग कौन सा है? बोलो, ऐसे बोलो, पहला दूसरा तीसरा ऐसे बोलो। हाँ, पहला नहीं लग रहा किसी को, क्योंकि बाकी व्यंजन है, ये स्वर नहीं लग रहा। अरे कहीं नहीं लग रहा, ये स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। देखो अलग कौन सा? सेकंड, पहला नहीं होगा। अब क्या ये कह रहे हैं पहला भी हो सकता है, क्या किया जाए? बोलो बोलो सर, आंसर है दूसरा। आपको बता दें जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है नॉन वर्बल, अभाषिक। यहाँ कोई भाषा है ही नहीं। आपको लग रहा है कि ये ए लिखा है, हमें तो ए नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि लाइनें खींची हैं इससे, हमारे हिसाब से कहीं ए वे नहीं है, हम इसको ए पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि भाषा है ही नहीं यहाँ पर, ये अभाषिक कर सकती है, नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर डिजाइन ही बनेगी, तो ये कोई डिजाइन बनी है, हमें डिजाइन दिख रही है। आपको शायद ए दिख रहा होगा, हमें भी यहाँ पर भी ये डिजाइन दिख रही है, यहाँ को कोई अक्षर नहीं दिख रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन अगर मैंने आपकी वर्बल रीजनिंग में दिया होता, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन जे, वर्बल रीजनिंग में आता है विजातीय छांटिए, आता है कि नहीं? क्लासिफिकेशन में आता है बेटा, क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है इनमें विषम पद छांटिए, तो विषम पद इस पे लगाओगे तो आंसर क्या लगाओगे? तो इस समय ये अल्फाबेटिक अक्षर है, इस समय ये स्वर व्यंजन के रूप में है, अक्षर के रूप में है, तो इस समय ये वॉवल है, ये स्वर है, और बाकी सब क्या है? व्यंजन। और जब यही क्वेश्चन इसमें बन के आ गए तो अब आंसर क्या है बेटा? दूसरा, क्योंकि इस समय ये कोई अक्षर नहीं है, डिजाइन बनी है, ये आकृतियां बनी हैं। तो बेटा ये बनाने के लिए लाइनों का, रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है, इसको बनाने के लिए भी केवल लाइनों का इस्तेमाल हुआ है, इसको भी बनाने के लिए केवल लाइनों का इस्तेमाल हुआ है, इसको बनाने में कर्व का, वक्र का भी इस्तेमाल हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेटा अलग डिजाइन कौन सी है? दूसरी। नहीं समझ में आया?
और अलग अक्षर कौन सा है यहाँ पे? ए। क्या अंतर समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी नॉन वर्बल में बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर मैंने देखा गलती कर देते हैं, अल्फाबेट लगा देते हैं। तो अल्फाबेट नहीं होता है बेटा। अच्छा जल्दी जल्दी में आपको एक बात और बताते हैं बढ़िया सी कि सर इसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, जरूर पूछे जाते हैं। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग कागज काटना मोड़ना भी पढ़ेंगे, पहले समझ लो। जैसे क्या हुआ, मैंने देखा है किताबों में या अन्य माध्यमों से बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि सर मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब जब बनता है तो लोग ये याद कर लेते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में कौन कौन से अक्षर नहीं बदलते हैं। मैंने देखा है लोग याद कर लेते हैं सर। और जल प्रतिबिंब में कौन कौन से अक्षर नहीं बदलते हैं, लोग ये याद कर लेते हैं। बेटा नहीं याद करना चाहिए, पाप पड़ता है ऐसे। तो जल प्रतिबिंब में कौन कौन से अक्षर नहीं बदलते हैं और दर्पण प्रतिबिंब में कौन कौन से अक्षर नहीं बदलते हैं, लोग याद कर लेते हैं कि सर जी जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर हमसे कह दिया गया दर्पण प्रतिबिंब में, तो दर्पण प्रतिबिंब में जैसे कह दिया गया ए नहीं बदलेगा, एम नहीं बदलेगा, ऐसे तमाम सारे और फिर संख्याएं भी याद करते हैं, संख्याएं भी याद करते हैं कि सर अक्षर ये नहीं बदलेंगे और नंबर्स ये नहीं बदलेंगे। सर ऐसा कभी मत करना, गलती से मत करना। और कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, जो जल प्रतिबिंब में नहीं बदलते हैं, वो भी मत याद करना, नहीं किया जाता। फिर कुछ ये भी याद कर लेते हैं कि कुछ ऐसे अक्षर जो किसी में नहीं बदलते हैं, चाहे उसका दर्पण प्रतिबिंब बना लो चाहे जल प्रतिबिंब। जैसे कि कह दिया एक्स ओ, सही बात है। ऐसे तमाम प्रकार के होंगे। तो ये सब ना जल में बदलेंगे ना दर्पण में बदलेंगे, ये याद कभी मत करना गलती से, क्योंकि याद करके जाओगे तो सवाल फिर कर चुके, हो चुका सवाल, ठीक है। ये केवल और केवल तुम्हारा टाइम और हमारा टाइम पास करने के लिए तो बढ़िया लगेगा, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होना है। तो करें क्या सर? सीधी सी बात है, सिंपल सा तरीका होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में बेटा, दर्पण प्रतिबिंब में जो बदलाव होता है वो हमेशा दायां और बायां का होता है, राइट और लेफ्ट का। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। दायां बायां, जो दाहिनी चीज है वो बाईं तरफ चली जाएगी, जो बाईं चीज है वो दाईं तरफ आ जाएगी। और जल प्रतिबिंब में जो बदलाव होता है बेटा वाटर इमेज में, वो केवल कौन सा होता है? वो होता है ऊपर और नीचे का। मतलब ऊपर और नीचे का, जो ऊपर चीज बनी है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर है। बस केवल इतना, आप कुछ नहीं सीखना। आइए तक समझते हैं। मुझसे ये कहा गया कि सर लिखा हुआ है, जैसे हमसे ये कहा गया, हम मान लेते हैं जैसे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, तो हमसे कहा गया इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। हमसे कहा गया सर इसका मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनता है तो या तो वो इस तरफ दर्पण रखो या इस तरफ रखो, या तो इधर या इधर। और जल प्रतिबिंब जो बनता है वो नीचे बनता है। तो चलिए दर्पण प्रतिबिंब चाहे तो तुम मिरर इधर पे रख दो बेटा, और चाहे तो तुम इधर रख दो, तो मिरर कहीं पे भी रख दो, बनता सेम है। तो चलिए जब बनेगा तो आप मुझे बताओ इस दिए गए शब्द में, दिए गए नाम में सबसे बाईं तरफ, सबसे लेफ्ट साइड में एस लिखा है, तो वो जो बायां छोर है वो दाहिने छोर पे पहुंच जाएगा, बायां दायां। आप समझ रहे हैं? तो बेटा ये एस जो है वो इधर पे आ जाएगा। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? समझे? उसके बाद से शुरू कर दो ए, फिर क्या होगा एन। सही बात है? अरे सीधे ही बन गया, अब सही है? ठीक। उसके बाद क्या होगा बेटा जे, उसके बाद बेटा ए, और फिर वाई। इसको लोग याद करने वाले ऐसे भी याद कर लेते हैं कि सर जी जो शीशे के पास में है, अगर वाई यहाँ पास में, देखो इसमें भी पास में, इस दर्पण से जो जितनी दूर है वो उतनी दूर रहेगा। ये बताओ इस दर्पण के बिल्कुल पास में बगल में वाई है, तो इधर पे भी तो बगल ही में है। इस दर्पण से दूसरे नंबर पे ये ए आया, तो देखो दूसरे नंबर पे ए आया नहीं है, जितनी दूर है उतनी दूर है। क्या बात सही है? तीसरे नंबर पे जे, तो देखो तीसरे नंबर पे जे, फिर चौथे नंबर पे एन, देखो बेटा चौथे नंबर पे एन, पांचवें नंबर पे ये, तो पांचवें नंबर पे ये, और छठे पे वो, तो छठे पे ये। क्या बात समझ में आ रही बेटा? तो जो जितनी दूर है वो उतनी दूर होता है। जल प्रतिबिंब में जो बदलाव होगा वो ऊपर नीचे का होता है। ये ऊपर और नीचे का बदलाव कैसे माना जाए, क्या होता है? तो बेटा उसमें भी आपने मान लिया ये जल है, पानी भरा है, तो ये चीज जो हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा, ये चीज कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये हमारा इस प्रकार से हो गया बेटा। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझे? ठीक है। और ये जो होगा ये इस प्रकार से हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा बेटा, और ये जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये क्या बन गया?
क्या बन गया? जल प्रतिबिंब। वो क्या बन गया? दर्पण। अच्छा एक बात बताओ, जब जल प्रतिबिंब आपने बनाया तो वो जो एस बाएं किनारे पर था, क्या वो दाहिने में पहुंच गया कि वहीं रहा? एस ऊपर था जहां पे वहीं रहा, ए जहां था वहीं रहा। केवल और केवल बदलाव किसमें हुआ है? ऊपर नीचे। और जब दर्पण प्रतिबिंब था तो बदलाव किसमें हुआ है? दायां से बायां वाला पहुंच गया, बायां वाला दाएं पहुंच गया। अब जब ऑनलाइन पेपर में जाओगे तो कैसे करते हैं? ऑनलाइन पेपर में जब जाएंगे, बेटा शीट दे दो, तो जब ऑनलाइन पेपर में जाते हैं तो क्या करेंगे? तो भैया ऑनलाइन में जब जाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैं देता हूं, ठीक है। ऑफलाइन जब पेपर बच्चे देने जाते थे तो ऑफलाइन पेपर में इसमें एक आकृति बन के आई, बोला गया इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। तो बच्चे क्या करते थे, जैसे यहाँ कोई आकृति बनी, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। तो जब ऑफलाइन पेपर छप के आता था कागज में, तो बच्चे क्या करते थे, इसको उल्टा करके इसे देख लेते थे। जैसा दिख रहा है वैसे ही ऑप्शन हो जाता था, उल्टा करके देख लो, दिख जाता था। जैसे बोल दिया गया कि ये एक आकृति बनी है, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इस पन्ने को उन्होंने क्या किया, अपने बुकलेट को ऐसे उल्टा कर दिया, बन गई जल प्रतिबिंब। ऑफलाइन में ऐसे हो जाता था और आंसर भी सही होता था, लेकिन आज की तारीख में कंप्यूटर पे छप के आ रहा है। क्या करोगे? उठा ले, उल्टा करोगे? भाई तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारे साथ? तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो सिंपल सा तरीका है, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन ये है और हमसे बोला गया जो संजय लिखा है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ या जल प्रतिबिंब बनाओ। सबसे सस्ता, सुंदर व टिकाऊ मेथड। हमने क्या किया, हमको एक A4 साइज का सादा सफेद कागज मिलता है, उसके पैसे तो लगते नहीं शायद, हमारे समय तक तो नहीं लग रहे हैं, तुम्हारे भी लगते ना। हाँ, तो कहे के लिए परेशान होते हो यार, जब नहीं लगते तो सादे कागज दे दो, 2-4-5 जितने ले सकते हो। उसके बाद में दूसरा मांगोगे तो पाप पड़ेगा क्या? क्या बात है? वही ज्यादा अकलमंद कॉलेज वाला होता है। जैसे कुछ क्या होता है, कॉलेज में नए लड़के ड्यूटी पे लगा दिए जाते हैं, जो बेचारे सरकारी टीचर तो होते नहीं है, तो ऐसे ही नॉर्मली उनको ड्यूटी का मिल जाता है, कुछ खर्चा पानी तो वो लग जाते हैं। तो वो बड़े घबराते हैं, डरते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे की का एडमिट कार्ड भी जमा करवा ले, आईडी की फोटोकॉपी जमा करवा ले, और जो वो उसने जो रफ किया वो सब भी जमा करवा ले, उसमें भी रोल नंबर डलवाएंगे, और जितने उसने रफ किया है और कहेंगे दादा मांगो इसमें, दुनिया भर का नाम करवा देते हैं। और सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको क्या लगता है जो आपसे इकट्ठा किया जाता है उसको कोई देखता है? जाके कूड़ेदान में फेंका जाता है तुरंत। वो भी वो नहीं कि जो इन्विजिलेटर आता है वो लेके जाता है, उसी कॉलेज के डस्टबिन में फेंका जाता है। जब अगले दिन कॉलेज जाके देखना, आपको पड़ा मिलेगा सब कुछ जो तुम रफ करके आए थे। कहीं कुछ भी नहीं यूज होता है, केवल और केवल स्टूडेंट को डराने के लिए, या ये कह लो कि बेचारे को खुद डरे हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताने क्या वाला हूं, हम अपनी काम की बात पे आते हैं। हमको बोला गया इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, तो हमारे पास जो भी एक ही कागज चलो दिया तुमको, कॉलेज वाले ने एक ही दिया, तो उस कागज को ले लो, उस कागज को लेके उसको फोल्ड कर लेना, बढ़िया दे रखा है, वो बढ़िया देंगे, बिल्कुल वापस कर देंगे, सीधा कर लेना है। तो आपने क्या किया, इसको बिल्कुल ऐसे मोड़ के बिल्कुल छोटा सा बना लिया। हमको कंप्यूटर स्क्रीन ये है सामने, कंप्यूटर स्क्रीन में लाइट जल रही होती है ना, अरे रोशनी आ रही होती है कि नहीं होती, तो ब्राइटनेस होती है। सिंपल सा काम, आपने कागज को छोटा कर लिया, इसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए था। दर्पण प्रतिबिंब अगल और बगल बनता है कि नीचे और ऊपर बनता है? अगल बगल बनता है, पक्का। आप इसके बगल में कागज को ऐसे रख देना, ठीक है, और थोड़ा सा झुका देना, हल्का सा। चेक करना ये पूरी इमेज इस पर छपी हुई दिखेगी, घर पे करके देखना। कंप्यूटर पे जो TFT स्क्रीन है तुम्हारी, उस पर क्या तरीका बताया मैंने कि उस पर भाई लिखा तो छोटा सा ही होगा ना, यहाँ इतना बड़ा संजय लिखा हो, वहां पे उतना बड़ा नहीं लिखा होगा, वो तो स्क्रीन इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी, छोटी सी होगी बिल्कुल। तो आपने क्या किया, कागज को ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद में बगल में ऐसे रखा, और रखने के बाद थोड़ा सा झुकाना, ये पूरा तो कोई छपा हुआ दिख जाएगा। और जब दिख जाएगा चेक करना कौन सा ऑप्शन है वही लगा लेना। नहीं समझ में आया? अच्छा, हो सकता है कि जब हम इधर से रख रहे हैं तो इधर वाले भाई लोगों को ना दिख रहा हो, तो मेरे भाई जैसा दर्पण प्रतिबिंब इधर दिखता है वैसा ही तो इधर पे भी दिखेगा, तो कागज इधर लगा लिया, समझे? जैसा इधर दिखेगा वैसे ही उधर रखने भी दिखेगा। इधर रख दो, थोड़ा सा झुकाना, पूरा दिख जाएगा। और सीधी सी बात, पहले इस्तेमाल करें, ट्राई करके देखना। ये तो बात हो गई दर्पण प्रतिबिंब की। अब बात आती है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए यही फोटो मुझे देखनी है और देखनी है कि कैसी दिखेगी। तो सीधी सी बात क्या किया हमने कि हमने इस कागज को इस नाम के नीचे लगा दिया। सर चूंकि इसमें लाइट जल रही होती है कंप्यूटर में, तो उस लाइट की वजह से वो पूरा इसमें दिखता भी है। तो ये बेटा एक हाँ, कागज पे ही दिखेगा, लेकिन कागज भी कैसा होना चाहिए? कागज भी ऐसा नहीं कि तुमने ऐसे ही कागज ले जाके इसे धर दिया, रोशनी आर पार हो जाएगी। इसलिए तो कहा कि मोड़कर ऐसा दिखा दो। कागज भी उस समय शीशे का काम कर रहा होता है। लाइट जो होती है, कभी तुम ध्यान देना, अगर कोई टाइट ऐसी सरफेस लेके तुम दिखाते हो तो उसमें प्रतिबिंब दिख जाता है, फोटो। तो आपने वो कागज नीचे लगाया,
दिख गया प्रतिबिंब। अब जब नीचे लगाया तो स्टूडेंट देखो कितना अक्लमंद होता है, हमने सिखाया, उसने इस्तेमाल भी किया, पर कैसे किया? वो कुर्सी पे बैठा था, कंप्यूटर रखा था, अब उसने ऐसे लगाया तो वो उछक उछक के देख रहा है। अरे यार, जल प्रतिबिंब में जो बदलाव होता है वो ऊपर और नीचे सेम होता है। तो मेरे भाई जैसे तुम कागज यहाँ लगा रहे हो वैसे ऊपर लगा तो क्या दिक्कत है? अरे ऊपर भी तो दिख जाएगा। अब तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? दिख जाएगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन है। वो नहीं, वो क्या कर रहा है, नीचे गुरुजी ने नीचे ऐसे लगाया है, वो यहाँ से खड़े हो गया, अपनी सीट पे खड़े हो गया, तो वो जो टुट्टी करके बैठा ले बैठो। तो जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब बहुत आसान होता है ऑनलाइन पेपर, बहुत आसान, उन्होंने बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे। अच्छा, इस पे भी क्या करता है स्टूडेंट? हमने बताया आज ही घर पे जाकर ट्राई करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन वो करता किस पे? फोन पे। फोन बेचारा बच्चा, उसकी ब्राइटनेस की कैपेसिटी कितनी होगी सबको पता है। अब उसकी ब्राइटनेस से फोन की स्क्रीन में छोटा सा चित्र होगा और उसकी लाइट कितनी होती है, अब उसकी लाइट की रोशनी उसको देखनी है इसकी। तो बेटा फोन पे भगवान के लिए ना करना, ठीक है? आप ट्राई करना तो किस पे करना? कंप्यूटर स्क्रीन पे कर लेना, तो कहीं पे भी चले जाना, ये कागज मोड़ के जितना छोटा कर सके वो करके देखना, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब वाला हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? कल हम लोग शीट के साथ मिलेंगे, कल हम लोग शीट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।